अनुसंधान के कदमों में हम विवाह पर विवेचन कर रहे थे। उस विवेचन में हमारे जिज्ञासुओं ने एक प्रश्न डाला था कि जिस पद्धति को आपने समझाया है इसको कुछ विस्तार से समझा दिया तो अच्छा रहेगा। विषय लंबा है और कई गुत्थियां इसके अंदर जुड़ी हुई है। हम सरल से कठिन की ओर जाते हुए साधारण उदाहरण से लेकर क्लिष्ट उदाहरणों की ओर जाते हुए विषय का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक उदाहरण आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूं जो विवाह के संबंध में नए अनुसंधान को इंगित करता हुआ उसे स्पष्ट करता है। यह बताया गया था कि साधारणतया विवाह के मेलापक में हम अष्टकूट मेलापक करते हैं और अष्टकूट मेलापक सही हो जाने पर हम विवाह को उत्तम श्रेष्ठ मध्यम बता देते हैं। यह भी बताया गया था कि मात्र इस पर निर्भर रहना आज के युग में उचित नहीं होगा। परिस्थितियां बदल गई है, व्यवस्थाएं बदल गई है, समाज के नियमों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। समाज में जो परंपराएं पहले चल रही थी और अब उनमें भी बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। उस दृष्टि से हमको नए अनुसंधानों को प्रेरित करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह मेरा पहला दृष्टिकोण है। अब यहाँ मैं कुंडली दिखा रहा हूँ। ये करीबन 35 साल पूर्व के विवाह की है। इस कुंडली में ये महिला की कुंडली है और ये पुरुष की कुंडली है। मेलापक की दृष्टि से 16 अंक मिलते थे। भकुर दोष है और गण दोष भी है। बहुत अच्छा मेलापक नहीं कहा जा सकता था। और देखा जाए तो यहाँ शनि की दृष्टि इस पर है। यहाँ शनि स्वयं यहाँ बैठा है। यहाँ राहु केतु हैं जो सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। सप्तम भाव को प्रभावित यहाँ सिर्फ राहु केतु कर रहे हैं। वो शनि की अष्टम दृष्टि है। यहाँ शनि स्वयं बैठा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यह विवाह विवादों के घेरे में रहेगा। अब जैसा बताया गया था, हमको विशेषण यहीं तक सीमित नहीं रख के हमको शुक्र, बुध, गुरु, चंद्र, मंगल आदि का विवेचन करना चाहिए और विशेष करके बुध, गुरु और शनि का विवेचन अवश्य करना चाहिए। यहाँ देखिएगा, ये ग्रहों के प्रभाव यहाँ लिखे हुए हैं। ये प्रभाव उस समय पृथ्वी से ग्रहों की दूरी के आधार पर तय किए गए। ये महिला के हैं और ये पुरुष के हैं। अब इनके पहले मैं गुणों का कंपैरिजन कर लेता हूँ। या सूर्य 54% है या 56-57% है। तो वर्चस्व जमाने की जो प्रतिभा है या वर्चस्व कायम रखने की जो बात है वो लगभग दोनों में है कि मेरा वर्चस्व रहे, मेरी बात रहे। चंद्रमा को यदि देखा जाए तो यहाँ 82.3% है, वो 55% है। यहाँ मस्तिष्क की अस्थिरता है। और चंद्रमा यहाँ देखें तो भाग्य में बैठा हुआ है और चंद्रमा यहाँ देखें तो मन स्थान में बैठा हुआ है। ये नकारात्मक दिखता है, वृश्चिक राशि का है, नीच का माना जाता है। परंतु नीच का मानने से नहीं है। हम यहाँ इसकी यदि पावर देखें तो 55.0% है, तो बिल्कुल नीच का भी नहीं है। और राहु देख रहा है तो हम कहते हैं भाई ग्रहण दोष है।
अब हम आते हैं मंगल पर। तो मंगल यहाँ 68.8% है, यहाँ 86.8% है। मंगल यहाँ राजयोग कारक है, त्रिकोण का मालिक है और केंद्र का मालिक है। यहाँ मंगल छठे घर में बैठा है, ज्यादा प्रभावी नहीं है। गुरु को देखा जाए तो गुरु यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा है और यहाँ गुरु लाभ स्थान में बैठा है। गुरु यहाँ 89.9% है, तो सॉरी हाँ, गुरु यहाँ 50% है और यहाँ गुरु 59.9% है। ये मिलनसारिता है, सामंजस्य है। तो सामंजस्य वास्तव में देखा जाएगा तो सामंजस्य का गुण पति में ज्यादा है। ये 60% के करीब है और ये 50% के करीब है। और वस्तुस्थिति भी यही है, मनमुटाव होता है, मनभेद होते हैं, विचारों में भिन्नताएं रहती है। पति अपनी समझदारी के कारण व्यवस्था को, यदि वो गुस्से में होती है तो शांत हो जाता है। एडजस्टमेंट ज्यादातर पति को ही करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि महिला बुद्धिवृत्ति नहीं है या महिला लड़ाकू है, लड़ाकू नहीं है, परंतु फिर भी मतभिन्नताएं स्वाभाविक होती है। और उन मतभिन्नताओं में पुरुष अधिक सामंजस्य रखता है। यहाँ भी सामंजस्य की स्थिति है, परंतु सामंजस्य पुरुष अधिक रखता है। और यहाँ यदि गुरु देखा जाए तो ये गुरु यहाँ केंद्र में है और यहाँ गुरु लाभ स्थान में है। तो लाभ स्थान से गुरु की यहाँ नवम दृष्टि है और यहाँ गुरु की दृष्टि अष्टम है। तो सप्तम भाव पर यदि देखी जाए तो गुरु की दृष्टि भी पुरुष की ज्यादा है, महिला की कम है, परंतु दोनों में सामंजस्य की बहुत बड़ी गुंजाइश है। दोनों सामंजस्य करने में निपुण है। साथ में देखा जाए बुध को 89.9% यहाँ है, बुध 92.4% यहाँ है। ये इनोवेशन होता है, ये विवेक होता है, ये विजडम है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इंजीनियर रह चुके हैं, ये लेक्चरर रह चुकी है। ये इंजीनियर हैं अभी भी और ये लेक्चरर रह चुकी है। बुद्धिमती ये भी है, बुद्धिमान ये भी है। समझ है, विवेक है, समझदारी है। ये बुध, यहाँ पर बुध देखा जाए तो सप्तम को देख रहा है और यहाँ बुध देखा जाए तो तृतीय भाव में है, पराक्रम है। वो सप्तम से सीधा संबंध नहीं रखता है, भाग्य से संबंध रखता है और स्वर्ग रही है। पर बुध का पावर ज्यादा होने के कारण यहाँ एक विवेकशीलता, एक सामंजस्य के साथ विवेकशीलता भी साथ में जुड़ गई है। ये विवेकशीलता को समझने की बात है। ये विवेकशीलता में भी यहाँ सप्तम भाव पर दृष्टि है, यहाँ सप्तम भाव पर बुध की दृष्टि भाग्य पर है, बुध की दृष्टि यहाँ नहीं है। और बुध का घर भी ये नहीं, बुध षष्ठेश है, षष्ठेश होकर के तृतीय भाव में है। फिर भी मैंने देखा है कि महिला और पुरुष आपस में विवेकशील सामंजस्यपूर्ण से रहने में समर्थ सिद्ध हुए हैं। 35 साल से यहाँ बहुत बड़ी विशेष ऐसी घटना न घटी है कि पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को एक दूसरे को विवादास्पद स्थिति में खड़ा कर दिया। दोनों में विवादास्पद स्थिति नहीं खड़ी होती है। अंतर में मन भिन्नताएं होती हैं, मतमतांतरों में भिन्नताएं होती हैं। और ये मैं जानता हूँ क्योंकि इस परिवार को बहुत पुराने तरीके से जान रहा हूँ, वो बहुत समय से जानता हूँ। मैं जानता हूँ ये सफल दाम्पत्य जीवन जीने वाले व्यक्तित्वों में से एक है। यहाँ देखिएगा सूर्य, यहाँ सूर्य जो तृतीय भाव में है, यहाँ सूर्य 12वें भाव में है। सूर्य का प्रभाव मैंने आपको बता दिया, दोनों अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, परंतु ऐसा वर्चस्व के लिए जिद नहीं है। बहुत ज्यादा पावरफुल होकर के यदि सप्तम को देखा होता तो एक जिद होती, और वो जिद भी कई बार खराब होती है कि मेरा वर्चस्व ही चले। सूर्य कभी कभी विपरीत स्थितियां भी पैदा कर देता है। वो तब करता है जब अपना ही वर्चस्व चाहता है और दूसरे का वर्चस्व नहीं चाहता। तो यहाँ बुध और गुरु समझदारी से काम करते हैं, विवेक से काम करते हैं, सामंजस्य से काम करते हैं। शनि यदि देखा जाए तो यहाँ शनि पावरफुल है, शनि यहाँ पावरफुल है। शनि यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ, लोग कहते हैं शनि सप्तम भाव में बहुत ज्यादा खराब होता है, मंगल से भी ज्यादा खराब माना जाता है।
परंतु यहाँ देखिए शनि का पावर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़े इंजीनियर है, परंतु न्यायप्रिय, अन्याय सहन नहीं करते। शनि न्याय का अधिष्ठाता है, उद्यमी है, चिंतनशील मननशील होता है, गहराई से समझने की व्यवस्था रखता है और अधिक कामुकता को नहीं आने देता है। तो शनि नियंता है, नियंत्रण करता है, अंकुश है। यहाँ अंकुश का स्थान यहाँ होने पर हम ये मानते थे पहले जमाने में कि शनि यदि सप्तम भाव में आ गया तो ज्यादा विनाशकारी है वनस्पति के मंगल के। पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं, शनि प्रभावी है, सप्तम भाव में बैठा है, बहुत ही उत्तम रीति से जीवन जीते हैं ये लोग, बहुत उत्तम तरीके से। यहाँ शनि कोई विपरीत प्रभाव डालने वाली बात नहीं कर रहा, क्यों हमने शनि को, राहु को, मंगल को ऐसा मान रखा है कि ये काल है, ये दाम्पत्य जीवन के लिए विक्षेपक हैं, विद्रोही हैं और विक्षोभ पैदा करते हैं। यहाँ कोई विक्षोभ नहीं है। और विक्षोभ क्यों नहीं है? इनकी पावर बहुत ज़्यादा है और शनि यहाँ बैठते हुए भी, शनि एक विवेकशील होते हुए, न्यायप्रिय होते हुए, शनि अधिकारों की मांग रखते हुए भी अपने अधिकारों को मर्यादा भी रखना जानता है। वो मर्यादा पुरुष है, वह नियंता है, अधिकारों को जताना भी जानता है, अधिकारों को लेना भी जानता है, अधिकारों को मर्यादा में रखना भी जानता है। शनि की ये बहुत बड़ी विशेषता है, इसको समझिएगा। और ये शनि यहाँ अपन जैसे प्रलयंकारी समझे तो नहीं है। राहु की केतु की स्थिति यहाँ हम मानते हैं खराब है, तो राहु मंगल का राहु होकर के यहाँ कोई भी विक्षेप, विद्वेष या राग द्वेष पैदा नहीं करना, क्योंकि मंगल यहाँ पर देखा जाए तो प्रभावी है और मंगल के घर में राहु बैठा है, इसलिए ये राहु भी मंगल की तरह चलता हुआ, मंगल प्रभावी होने के कारण ये कर्म में प्रवृत्त होता है, ये उद्वेग में या क्रोध में प्रवृत्त नहीं होता। ये समझने वाली बातें हैं कि कौन सी पावर किस समय किस तरह काम में आती है। मंगल उद्वेग, उग्र, क्रोध का अधिष्ठाता होते हुए भी कर्म का अधिष्ठाता है, लगन का अधिष्ठाता है, दायित्व का अधिष्ठाता है, तो दायित्व निभाने वाला होता है। और यहाँ मंगल पावरफुल 86% होने से 87% होने के कारण ये मंगल सात्विक मंगल हो गया। अब ये सात्विक मंगल का मतलब होता है उसके सकारात्मक गुण अधिक बढ़ गए, उसके नकारात्मक गुण कम हो गए। इस प्रकार से हमको विवेचना करने में इन प्रभावों को बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, उनकी स्थितियों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और स्थितियों को और प्रभाव को मिला करके और हमको सामंजस्य बिठाना चाहिए। इस प्रकार से मेरे को देखें। और मैं ये सरल उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ, इसमें कॉम्प्लिकेशन या अधिक क्लिष्टता से ले रहा हूँ कि साधारणतः पहले मुख्य बातें समझ ली जाए कि प्रभाव कैसे हैं। प्रभाव में गुरु कितना प्रभावी है, बुध कितना प्रभावी है, मंगल कितना प्रभावी है और उनकी स्थितियाँ क्या हैं। शनि कितना प्रभावी है, शनि अंकुश लगाता है, कामांधता नहीं आने देता है, कामुकता नहीं आने देता है, नियंता होता है। तो इनके प्रभाव होने के बाद भी आप जैसा यदि कोई कुंडली आप देखें तो आप 100% कह सकते हैं कि ये इनका सामंजस्य बहुत अच्छा होने वाला है। सामंजस्य में गुरु प्रभावी हो, बुध प्रभावी हो, शनि प्रभावी हो, तो वो सामंजस्य बिठाने में निश्चित रूप से सफल होगा। अब स्थितियां भी देखी थी, वो खराब स्थिति में है तो वो प्रभाव थोड़े कम हो जाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। अब ये समझ एकदम एक बार में नहीं आ पाएगी, ये समझ आपको धीरे धीरे आती रहेगी। पहली बात समझनी है कि प्रभाव कितना है, प्रभाव किस प्रकार कार्य कर रहा है और प्रभाव में सामंजस्य कितना है, बुद्धि कितनी है। अब बुद्धि भी कई बार मानो बुद्धि का सिर्फ नेगेटिव पार्ट ही हो तो वो विच्छेद का ही हो जाती है, परंतु बुद्धि के साथ गुरु भी सामंजस्य में रहता है, शनि विवेक देता है, दर्शन देता है, न्याय देता है, मननशीलता देता है। तो शनि इनके सबके सामंजस्य के कारण ये जो स्थिति बन रही है तो हम कह सकते हैं यह स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति है और मेलापक बहुत सुंदर कहा जा सकता है, बहुत अच्छा कहा सकता है, बहुत अच्छा मतलब श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस प्रकार से हम मेलापक के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं में बुध को, गुरु को, शुक्र को, शनि को, मंगल को और कभी कभी चंद्रमा को भी लेकर के देखें और सूर्य की स्थिति को भी देखें। सूर्य उग्र होकर के अपना वर्चस्व जमाने वाला है अथवा नहीं, सामंजस्यता कितनी है, बौद्धिकता कितनी है, विवेक कितना है और मननशीलता कितनी है, समझ कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, एडजस्टमेंट कितना है।
इन सब को समझ करके हम यदि विवेचन करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये सफलता से प्राप्त कर सकते हैं, जैसा मेरा अनुभव है कि कौन दाम्पत्य अच्छा रहेगा, कौन सा दाम्पत्य अच्छा नहीं रहेगा। कुछ विच्छेद की स्थितियां होती है, उनको भी मैं समझाऊंगा, परंतु पहले एक एक कदम करके हम समझना चाहें तो निश्चित रूप से पहली बात तो समझनी चाहिए कि गुरु, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, इसमें विशेष करके बुध और गुरु जितने प्रभावी होंगे मनुष्य में विवेकशीलता आएगी, उसमें सामंजस्य आएगा, और जितना सामंजस्य होगा, जितनी विवेकशीलता होगी, जितनी मननशीलता होगी, दाम्पत्य जीवन उतना ही अच्छा रहेगा। क्यों? आजकल जो दाम्पत्य जीवन है वो समझौता अधिक है, संस्था कम। संस्था में तो नियमों का पालन कठोरता से सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती थी, जो महिलाओं में अधिक हुआ करती है। अब उस सहनशीलता में कमी आने लगी है, कारण कि महिला भी घर गृहस्थी से बाहर निकलकर कामकाजी हो गई है। ऐसी स्थिति में जब हम विवेचन करने बैठते हैं तो विवेचन में सामंजस्य, विवेक और मननशीलता का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसे समझिएगा और समझ के अब मैं आपको सबको इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं इन बिंदुओं को और बार बार अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा ताकि आप इसकी गहराई को समझ सको और इस तरीके से विश्लेषण को करो, और विश्लेषण करके डेटा कलेक्ट करो। जितने डेटा आपके पास अधिक कलेक्ट होंगे आपको पता लगेगा, पहले प्रथम दृष्टया 80% ये सत्य बैठ जाएगा। 90% और 99% के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो आपको आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभावी होकर के सामंजस्य में, विवेक में और मननशीलता में योगदान प्रदान कर रहा है और दाम्पत्य जीवन को सुधार रहा है। इस प्रकार से ग्रहों के प्रभाव की महत्ता को समझिए और उन प्रभावों के आधार पर दाम्पत्य जीवन को समझिए और विश्लेषण करिए, तो दाम्पत्य जीवन का विश्लेषण आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद। आज मैं इतने कहना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई कमी लगे तो निश्चित बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।